नमस्कार बंधुओं। आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो है भारत में प्रेस एवं समाचार पत्रों का विकास। इसका पहला चरण या पहला भाग आपके पास पहुंच चुका है, जिसमें मैंने बताया था कि किस प्रकार भारत में प्रेस एवं समाचार पत्रों का विकास हुआ, प्रेस की स्थापना हुई। इसका पहला चरण यानी प्रारंभिक दौर जो था वो आपको बताया गया था। आज मैं दूसरे चरण के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूं और इसमें आपको बताएंगे कि किस तरीके से 19वीं शताब्दी के अंतर्गत यानी 1799 ईस्वी से लेकर के और 1899 ईस्वी तक यानी पूरा 19वीं सदी में किस तरीके से भारत में प्रेस और समाचार पत्रों का विकास हुआ। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैंने आपको बताया था कि 1799 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा भारत में प्रेस सेंसरशिप अधिनियम लागू किया गया था और उसके आधार पर उन्होंने कुछ नियम बनाए थे और उन नियमों का पालन करते हुए ही जो है वो समाचार पत्र निकाल सकते थे। यद्यपि उस नियमन के अंतर्गत 1807 ईस्वी में कुछ परिवर्तन भी हुए थे। तो अब ये दौर चल रहा था कि उन नियमों का पालन करते हुए लगातार समाचार पत्रों का विकास हो रहा था। जब भारतीयों ने देखा कि प्रेस संबंधी कुछ आजादी मिल गई है, कुछ विचारों की अभिव्यक्त करने की अवसर मिल रहे हैं, तो हमें भी ऐसा करना चाहिए और भारतीयों ने भी इसमें भाग लेना शुरू कर दिया। तो आइए दूसरे चरण के अंतर्गत कौन सी प्रमुख बातें थी जिन्हें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है और कौन कौन से वो कदम थे जिसके आधार पर समाचार पत्रों का प्रकाशन आगे बढ़ा। तो 1799 से लेकर 1823 ईस्वी तक का पहले हम देखेंगे कि 23 साल के 24 साल के पीरियड में किस तरीके से परिवर्तन आते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि हम कि 1799 के बाद अंग्रेजों के द्वारा भी प्रयास किया गया और भारतीयों के द्वारा भी धीरे धीरे प्रयास किया जाने लगा, लेकिन अभी तक कोई मूर्त रूप जो है इस संबंध में उजागर नहीं हो पाया था भारतीयों की तरफ से। तो 1816 ईस्वी में सबसे पहले गंगाधर भट्टाचार्य नामक व्यक्ति थे। इन्होंने बंगाल गजट जो अभी तक छपता आ रहा था समाचार पत्र, उसका अंग्रेजी में प्रकाशन शुरू करवाया। अंग्रेजी भाषा के अंदर बंगाल गजट का अंग्रेजी भाषा के अंदर जो है वो प्रकाशन शुरू करवाया। तो अंग्रेजी और बंगला में अब ये छपने लगा था। इसके बाद देखेंगे 1818 ईस्वी में मार्समैन व्यक्ति थे। उन्होंने पहली बार एक बंगाली में पत्र निकाला जो बंगाल से संबंधित था, समस्याओं को करने वाला था। वो था दिग्दर्शन। इस समाचार पत्र का नाम रखा गया था दिग्दर्शन। इसके बाद देखेंगे 1821 ईस्वी के अंतर्गत राजा राम मोहन राय जो कि भारत के पहले समाज सुधारक कहलाते हैं, बल्कि सोशल फादर ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्होंने भारतीय संस्कृति को बचाने का भी प्रयास किया और साथ ही भारतीय संस्कृति के अंदर जो कुरीतियां थी, जो बुरी परंपराएं थी, उनको दूर करवाने का भी प्रयास किया और खास तौर से इन्होंने सती प्रथा को दूर करवाने का प्रयास किया था। 1813 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने अपने सामाजिक विचारों को आत्मीय समाज नामक संस्था बना करके उसको प्रचारित और प्रसारित करना शुरू कर दिया था। इनके साथ एक घटना घटित हुई थी कि इनके भाई की पत्नी अर्थात भाभी की जब मृत्यु हो गई तो हिंदू परंपराओं के आधार पर उनको सती होने के लिए बाध्य किया गया। जैसा कि हम जानते हैं कि राजा राम मोहन राय एक कुलीन ब्राह्मण थे और ब्राह्मणों के अंदर ये परंपराएं और प्रथाएं बहुत ही गहरी जड़ें बनाई हुई थी, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। और उसी
का शिकार इनकी भाभी बनी। जो सती प्रथा चली आ रही थी, उस सती प्रथा की को बनाए रखने के लिए इनकी भाभी को जलती हुई चिता में झोंक दिया गया। इन्होंने बचाने का पूरा प्रयास किया, परंतु ये नहीं बचा पाए। और जब वो चिता शांत हो जाती है तो उसकी राख हाथ में लेकर के ये कहते हैं कि मैं भाभी आपको तो नहीं बचा पाया, लेकिन मैं हिंदुस्तान से सती प्रथा को समाप्त करके रहूंगा। तो ऐसे प्रगतिशील विचार, ऐसे समाज सुधार संबंधी विचार, ऐसे क्रांतिकारी विचार इनके मन में आए। तो इन्होंने 1821 ईस्वी में सबसे पहले संवाद कौमुदी नामक एक प्रगतिशील पत्र निकाला, जिसमें कि आधुनिक विचार थे, मॉडर्न आइडियोलॉजी थी। क्योंकि राजा राम मोहन राय जो थे वो विदेशों में पढ़े हुए थे, अंग्रेजों के संपर्क में थे, अंग्रेजी साहित्य को समझते थे, अंग्रेजी संस्कृति को समझते थे, और भारतीय संस्कृति के बारे में तो वो पहले से ही जानते थे। लिहाजा जो भारतीय समाज और संस्कृति के अंदर बुराइयां थी, उनको दूर करने के लिए प्रगतिशील विचारों की जरूरत थी। ऐसे विचारों का उन्होंने प्रकाशन करवाया संवाद कौमुदी के अंतर्गत। इसके 1822 ईस्वी में इन्होंने फारसी में एक पत्र निकाला। फारसी में पत्र जो निकलवाया था वो था मिरातुल अखबार। मिरातुल अखबार जो था वो फारसी भाषा में निकलवाया, क्योंकि भारत में अनेक भाषाएं उस समय बोली जाती थी और फारसी एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाषा थी, जो खासतौर से दरबार की भाषा थी उस समय। क्योंकि इस समय जहां पर अंग्रेजी शासन था, वहीं पर मुगल शासन के भी अवशेष चल रहे थे। मुगल शासन भी मतलब कमजोर अवस्था में था, लेकिन चल रहा था। भारत के कुछ राज्यों में मुगल परंपराएं जारी थी, लिहाजा फारसी भाषा जो है वो प्रचलित थी भारतीय लोगों के अंतर्गत, इसलिए उन्होंने फारसी में इसका प्रकाशन करवाया। और हम देखेंगे कि हम धीरे धीरे भारत के अंदर भारतीय भी प्रकाशन के क्षेत्र में कूद पड़े और नए नए विचारों को, सरकार की नीतियों के विरोध करने के लिए समाचार पत्रों का और पत्रिकाओं का सहारा लेने लगे। इसके बाद राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजी भाषा में ब्रह्मनिकल नामक पत्र जो है वो प्रकाशित करवाया, जिससे कि अंग्रेजी भाषा के लोग भी उनके प्रगतिशील विचारों से अवगत हो सकें और उनका समाज सुधार का क्या रवैया है, क्या उनकी योजना है, उसको समझ सकें। तो राजा राम मोहन राय ने एक तरीके से भारतीय समाज के अंदर एक क्रांतिकारी ज्वलंत विचार लोगों के सामने रखने शुरू कर दिए, जिससे कि भारतीयों के अंदर सुधारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न हुआ। और इसके बाद देखेंगे 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और ब्रह्म समाज के अंतर्गत संस्था के माध्यम से उन्होंने अपनी पूरी जो सामाजिक सुधार की योजना थी वो उन्होंने रखी थी। ईश्वर के संबंध में विचार, नैतिकता के संबंध में विचार, हिंदू संस्कृति के संबंध में विचार, रीति रिवाजों के संबंध में विचार, कुरीतियों को रोकने के लिए प्रयास, ये सारे के सारे प्रयास ब्रह्म समाज के माध्यम से किए गए थे। तो इस तरीके से देखेंगे कि 1799 से 1823 ईस्वी तक समाज के अंदर काफी परिवर्तन हो चुका था और प्रेस और समाचार पत्र के प्रकाशन की गति थोड़ी बढ़ चुकी थी। जब ये गति बढ़ चुकी थी तो ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि हमें कुछ रेगुलेशन और कंट्रोल करना चाहिए, और इसके लिए पहला प्रेस संबंधी जो नियमन और नियंत्रण किया गया, उसमें पहला अधिनियम पारित किया गया, अनुज्ञप्ति अधिनियम, यानी लाइसेंसिंग एक्ट ऑफ प्रेस, यानी प्रेस के लिए अनुज्ञा प्राप्त करना। और ये 1823 ईस्वी में पारित किया गया। और इस समय जो गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल जॉन एडम्स के द्वारा ये लागू किया गया था या आरोपित किया गया था। यानी कि बढ़ती हुई प्रेस की विस्तार को और नए नए समाचार पत्रों के प्रकाशन की स्थिति को देखकर, इस प्रगतिशील स्थिति को देख करके ब्रिटिश सरकार ने
कुछ नियंत्रण करने का सोचा, कुछ इनको रेगुलराइज करने का सोचा कि किस तरीके से इनको नियमित किया जाए, कैसे इन पर थोड़ा सा प्रतिबंध लगाया जाए। और उसके लिए ये अधिनियम पारित किया गया था 1823 में, लाइसेंसिंग एक्ट। फर्स्ट टाइम था जब ये लाइसेंसिंग एक्ट पारित किया गया। इससे पहले 1799 इसमें लॉर्ड वेलेज़ली ने सेंसरशिप एक्ट पारित किया था। इस लाइसेंसिंग एक्ट के अंदर जो व्यवस्थाएं की गई थी उसमें से 3 प्रमुख व्यवस्थाएं थी जिनको समझना बहुत जरूरी है। तो यदि आपसे कभी भी सवाल पूछा जाता है कि भारत में पहला प्रेस लाइसेंसिंग एक्ट कब पारित हुआ था, तो आप जवाब दे सकती हैं कि 1823 ईस्वी में जनरल जॉन एडम्स के द्वारा इसको पारित करवाया गया था। इसमें जो व्यवस्था की गई थी उसमें था बिना लाइसेंस के प्रेस स्थापना और प्रकाशन दंडनीय अपराध होगा। यानी कि सरकार से लाइसेंस लिए बिना अब आप प्रेस स्थापित नहीं कर सकते और न ही किसी समाचार पत्र का प्रकाशन कर सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो इसको दंडनीय अपराध माना जाएगा और आपको दंडित किया जाएगा। ये व्यवस्था कर दी गई। दूसरी व्यवस्था की गई कि यदि ऐसा होता है, पकड़ा जाता है, तो ऐसा अगर कोई करता है तो उस पर 400 रुपए जुर्माना किया जाएगा। यानी 400 रुपए जुर्माना निर्धारित किया गया। साथ में ये कहा गया कि प्रेस को जब्त कर लिया जाएगा और जो व्यक्ति या व्यक्ति समूह उस प्रेस को संचालित कर रहे होंगे या किसी समाचार पत्र को छाप रहे होंगे, उनको बंदी बनाकर कारावास की सजा भी दी जा सकती है। ये तो इसमें 3 प्रमुख नियंत्रण की गई। पहला किया गया कि 400 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा, जो दंडात्मक व्यवस्था की गई उसके अंतर्गत। दूसरा, प्रेस को जब्त कर लिया जाएगा और तीसरा, कारावास की सजा दी जाएगी। यह दूसरा प्रमुख प्रावधान था। तीसरा जो प्रावधान था वो ये था कि यदि कोई प्रेस ऐसा समाचार पत्र छापती है या कोई भी समाचार पत्र इस तरीके का समाचार छापता है जो सरकार की नीतियों की आलोचना कर रहा है अथवा सरकार के प्रशासनिक कार्यों में दखल दे रहा है अथवा सरकार के खिलाफ समाज को भड़का रहा है, अगर ऐसी स्थिति कोई भी होती है तो ऐसे में गवर्नर जनरल को पूरा अधिकार होगा कि वो लाइसेंस को निरस्त कर सकता है, जिससे कि वो भविष्य में न तो प्रेस चला पाएगा और न ही समाचार पत्र छाप पाएंगे। तो तीसरे प्रावधान के अंतर्गत गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया कि वो लाइसेंस का निरस्तीकरण कर सकते हैं। तो ये जानकारी आपको दी गई है 1823 से लेकर के 1799 से लेकर 1823 ईस्वी तक की। उम्मीद करता हूं जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद। बंधुओं, 1823 ईस्वी के बाद जो 1823 ईस्वी में अधिनियम पारित हुआ, अनुज्ञप्ति अधिनियम, उसके बाद जो प्रमुख समाचार पत्र प्रकाशित हुए परमिशन लेकर के, लाइसेंस प्राप्त करके, उनका यहाँ पर मैंने उल्लेख किया है। 1826 ईस्वी में जुगल किशोर के द्वारा उदंत मार्तंड नाम समाचार पत्र प्रकाशित किया गया। ये उदंत मार्तंड जो था वो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था, उदंत मार्तंड, जो कि बहुत ही विख्यात है, अक्सर सामान्य ज्ञान के अंतर्गत पूछा जाता है। इसके बाद देखेंगे 1830 ईस्वी में द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा बंगदूत नामक जो समाचार पत्र था वो बंगला भाषा में छापा गया था। ये द्वारिकानाथ टैगोर जी थे। कहने का मतलब है कि जब लाइसेंसिंग प्रणाली लागू कर दी ब्रिटिश सरकार ने, तो फिर भारतीय लोग भी लाइसेंस प्राप्त करने लगे प्रेस की स्थापना का और समाचार पत्रों का प्रकाशन करने लगे थे। इसके बाद देखेंगे 1831 ईस्वी में पीएम मोतीवाला ने एक पेपर गुजराती में प्रकाशित करवाया था जिसका नाम था जामे जमशेद नामक ये समाचार पत्र था जो गुजराती में
प्रकाशित करवाया था। अब कहने का मतलब ये है कि देखिए, अंग्रेजी में भी प्रकाशन शुरू हो गया, हिंदी में भी हो गया, बंगला में भी हो गया, गुजराती में भी हो गया, फारसी में भी हो गया। अर्थात ज्यादातर भारत की अनेक भाषाओं में अब समाचार पत्र प्रकाशित होने लगे, जिससे कि सरकार की नीतियों, समाज की विचारधारा, विद्वानों के विचार, विद्वानों का दर्शन और संस्कृति, समाज और संस्कृति के बारे में अनेक प्रकार की जानकारियां लोगों को मिलने लगी। तो इस तरीके से जो 19वीं शताब्दी का पूर्वार्ध है, वो इस बात के लिए जाना जाता है कि भारत में ज्ञान का प्रकाश धीरे धीरे बड़ी तेजी के साथ बढ़ने लगा और राजा राममोहन राय जैसे व्यक्ति ने समाज सुधार और धार्मिक सुधार का भी सूत्रपात कर दिया था। और इसी का परिणाम था कि बाद में ईश्वर चंद्र विद्यासागर और अन्य अनेक ऐसे लोग हुए जिन्होंने समाज सुधार के क्षेत्र में अनेक कदम उठाए थे। ये समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के प्रकाशन का ही परिणाम था कि बड़ी तेजी के साथ ये ज्ञान संबंधी विचार बढ़ रहे थे, प्रसारित हो रहे थे। इसके बाद इसी समय अगर देखा जाए तो राजा राममोहन राय की 1833 ईस्वी में इंग्लैंड के ब्रिस्टल नामक स्थान पर मृत्यु हो चुकी थी। लेकिन तब तक भारतीय समाज की विचारधारा को राजा राममोहन राय ने अंग्रेजों के समक्ष रखने में सफलता हासिल कर ली थी, जिसका परिणाम ये हुआ कि बहुत से अंग्रेज विचारक इस तरीके के थे जो राजा राममोहन राय की बातों से सहमत थे और मानवीय दृष्टिकोण रखते थे, समाज में सुधार करना चाहते थे। परिणाम ये हुआ कि जब लॉर्ड विलियम बेंटिक जब भारत का गवर्नर जनरल बना तो उसने 1833 ईस्वी में चार्टर एक्ट पारित किया था। उस चार्टर एक्ट के अंतर्गत अनेक प्रकार के सुधारों की झलक दिखाई दी थी, चाहे वो राजनीतिक सुधार हो, प्रशासनिक सुधार हो या फिर सामाजिक सुधार हो, वहां पर वो झलक दिखाई दी थी। तो इसके बाद जब इसकी मृत्यु होगी, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वो भारत छोड़कर चला गया यहाँ से, उसका गवर्नर जनरल का कार्यकाल समाप्त हो गया। तो इसके बाद मिस्टर मेटकॉफ गवर्नर जनरल बनाए गए थे और मेटकॉफ ने फिर प्रेस संबंधी एक अधिनियम पारित करवाया था। दरअसल ये जो मिस्टर मेटकॉफ थे, इनको भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। इन्होंने भारतीय प्रेस को मुक्ति दिलाई थी। अब किस बात से मुक्ति दिलाई थी? क्योंकि उदारवादी विचारों का भारत में बहुत प्रचार एवं प्रसार हो रहा था, लिहाजा इन्होंने उदारता दिखाते हुए जो अभी तक प्रेस पर और समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगे हुए थे, वो प्रतिबंध पूरी तरीके से हटा दिए थे। यद्यपि लॉर्ड विलियम बेंटिक भी इन प्रतिबंधों को हटाना चाहता था और उसने चार्टर एक्ट के अंदर कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की थी जिसमें विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया था, परंतु वो प्रेस के लिए कोई अलग से अधिनियम पारित नहीं कर पाया था, जिसको कि मिस्टर मेटकॉफ ने पारित किया था। ठीक है, इस एक्ट के आधार पर जो दो प्रमुख बातें कही गई थी वो ये थी कि 1823 ईस्वी का जो लाइसेंसिंग अधिनियम था, जिसके आधार पर प्रतिबंध लगाए गए थे, उन प्रतिबंधों को पूरी तरीके से हटा दिया गया, जिसमें 400 रुपए जुर्माने की व्यवस्था थी, जिसमें प्रेस को बंद करने की व्यवस्था थी और जिसमें कारावास की व्यवस्था थी। उस व्यवस्था को बंद कर दिया गया था, लाइसेंस को रद्द करने की व्यवस्था थी, ये सारी चीजें बंद कर दी गई थी और केवल उनके स्थान पर एक बात ये रखी गई थी कि यदि कोई अब समाचार पत्र निकालता है या प्रेस की स्थापना करता है तो मुद्रक, प्रकाशक और स्थान की सूचना सरकार को देनी पड़ेगी। यानी उस का मुद्रक कौन है, प्रकाशक कौन है और कहां से वो छप रही है, ये सूचना आपको देनी पड़ेगी और इसमें कोई आपत्ति भारतीयों को नहीं थी। तो अब एक तरीके से पूरी छूट मिल चुकी थी भारतीयों को कि वो अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकती हैं समाचार पत्र और पत्रिकाओं के माध्यम से और पुस्तकों के माध्यम से। अब पुस्तकें भी प्रकाशित होने लगी थी। अब इसके बाद देखेंगे कि ये दौर जो है, ये पूरा का पूरा दौर जो है वो 1800
1835 से लेकर के और 1857 तक ये दौर चलता रहा। इस दौर के से प्रभावित होकर के दादा भाई नौरोजी ने 1851 ईस्वी में रफ्त गोफ्तार नामक समाचार पत्र निकाला था, जिसमें कि उन्होंने तमाम तरीके की सांस्कृतिक सामाजिक जानकारियां प्रचारित और प्रसारित करवाई थी। इसके बाद इन्होंने एक और अखबार निकाला गया था जिसका नाम था अखबार सौदागर निकाला गया था, जिसमें व्यापारिक और वाणिज्यिक गतिविधियों को भी शामिल किया गया था। इसके बाद 1855 ईस्वी में हिंदू पैट्रियट नामक समाचार पत्र निकला, जो गिरीश चंद्र घोष के द्वारा निकाला गया था और एक हरिश्चंद्र मुखर्जी व्यक्ति थे, उन्होंने मिलकर के ये हिंदू पैट्रियट नामक समाचार पत्र निकाला था। तो इस अधिनियम का ही ये प्रभाव था कि अनेक भारतीयों ने प्रेस की स्थापना की और विभिन्न प्रकार के समाचार पत्र निकाले। इसके बाद 1857 ईस्वी में अब क्या होता है कि 1850 के बाद परिस्थितियां बहुत ज्यादा बदल गई, क्योंकि जब लॉर्ड डलहौजी हिंदुस्तान आया तो उसने विभिन्न प्रकार के राजनीतिक प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया। उसने हड़प नीति को अपनाया और जनता अब आक्रोशित होने लगी, जमींदार वर्ग नाराज हो गया। तो स्थिति इतनी भयावह उत्पन्न हो गई कि 1857 का विद्रोह हो गया। तो अब विद्रोह इसलिए हुआ क्योंकि सरकार की नीतियों का विरोध विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से जनता के बीच पहुंच रहा था, जिससे जनता नाराज हो रही थी और अंग्रेजों की हुकूमत को स्वीकार करना नहीं चाहती थी। उनकी नीतियों का, उनकी गतिविधियों का विरोध कर रही थी। तो ये समाचार पत्रों की भूमिका बहुत बड़ी थी 1857 के विद्रोह के अंतर्गत, जिसने लोगों के अंदर देशभक्ति जागृत कर दी थी। और यही वो पत्र था जिसने विभिन्न राज्यों और रजवाड़ों को एकत्रित करने का प्रयास किया। साथ ही जनता में, चाहे मजदूर हो, व्यापारी हो, किसान हो, अन्य कामगार हो, सबको एकजुट लाने का प्रयास किया था। तो उसके कारण से 1857 का विद्रोह हुआ। अब सरकार को इस बात पर चिंतन करना पड़ा कि हमें ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे कि भविष्य में 1857 ईस्वी के विद्रोह जैसी स्थिति उत्पन्न ना हो। इसलिए उन्होंने देखा कि प्रेस एक बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रही है। समाचार पत्र जो है वो जनता तक सरकार की आलोचनाएं पहुंचा रहे हैं और लोग सरकार से नाराज हो रहे हैं। लिहाजा 1857 ईस्वी में फिर से लाइसेंसिंग एक्ट पारित कर दिया गया, अनुज्ञप्ति अधिनियम। जो 1823 में अधिनियम पारित किया गया था उसको 1835 में हटा दिया गया था, लेकिन उसके हटाने का परिणाम ये हुआ कि भारत में बड़ी तेजी के साथ राजनीतिक विचारधारा, सामाजिक सुधार और विभिन्न तरीके की गतिविधियां होने लगी जो सरकार विरोधी होती चली गई। 1857 ईस्वी के लाइसेंसिंग एक्ट के अंदर जो व्यवस्था की गई उसमें क्या कहा गया? उसमें कहा गया कि लाइसेंस व्यवस्था केवल 1 वर्ष के लिए होगी, यानी लाइसेंस जो दिया जाएगा वो 1 वर्ष के लिए दिया जाएगा और उस 1 वर्ष के अंतर्गत देखा जाएगा कि प्रेस कोई ऐसा काम तो नहीं कर रही है जो सरकार विरोधी है, जिससे वातावरण खराब हो सकता है, उस पर रोक लगाई जाए। तो उसको 1 साल के बाद रोका जा सकता है और यदि वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, वो उदारवादी विचारों को प्रसारित कर रहे हैं, वो सरकार की नीतियों को प्रसारित कर रहे हैं या अन्य कोई विचार ऐसे रख रहे हैं जिससे सरकार को आपत्ति नहीं है, तो फिर उसे आगे के लिए बढ़ाया जाएगा। ये व्यवस्था की। अगली चीज जो कही गई वो ये कही गई कि समाचार पत्रों को निष्पक्षता अपनानी पड़ेगी। यानी अब तक जो एक पक्षीय समाचार पत्र थे, क्योंकि जो समाचार पत्र थे अब एक पक्षी क्या बल्कि देखा जाए तो 2 श्रेणियों में बंट चुके थे। एक प्रकार के समाचार पत्र थे जो सरकार की नीतियों का प्रचार कर रहे थे, उनको अच्छा बता रहे थे। दूसरे थे जो सरकार की नीतियों का, अंग्रेजों की विचारधारा का विरोध कर रहे थे, जो उदारवादी राजनीतिक विचारधारा को बढ़ावा दे रहे थे। तो इसके कारण से ये कहा गया कि अब निष्पक्ष होकर के आपको काम करना पड़ेगा। ऐसे ही समाचार
आप अपने प्रकाशन में शामिल करें जो निष्पक्ष हों। तीसरी जो बात रखी गई थी वो रखी गई थी कि सरकार बराबर नजर रखेगी समाचार पत्रों पर कि वो किस तरीके का कार्य कर रहे हैं, किस तरीके का प्रकाशन कर रहे हैं। उसमें कोई भी ऐसा कार्य तो नहीं कर रहे हैं जो सरकार विरोधी है या जो अधिनियम का पालन नहीं कर रहा है। तो उसका ऑब्जर्वेशन किया गया, ऑब्जर्वेशन के लिए नीति अपनाई गई। तो अब इस निगरानी के अंतर्गत ही समाचार पत्र और पत्रिकाओं का प्रकाशन होगा। अब इनके आधार पर जो समाचार पत्र प्रकाशित हुए उसमें टाइम्स ऑफ इंडिया बहुत विख्यात समाचार पत्र प्रकाशित हुआ, जो भारत के समाचार एजेंसियों के लिए, समाचार एजेंसियों के लिए, भारतीय लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। स्टेट्समैन, इंग्लिशमैन और इसके बाद पायनियर देशभक्ति से संबंधित तमाम विचार इसमें छपते थे। मद्रास मेल और सोम प्रकाश, ये ऐसे समाचार पत्र थे जो इस अधिनियम के पारित होने के बाद प्रकाशित हुए थे। तो ये था दूसरा पार्ट। धन्यवाद। अब आगे हम देखेंगे पंजीकरण अधिनियम 1867 ईस्वी। 1857 ईस्वी के एक्ट के बाद 1867 ईस्वी में प्रेस संबंधी एक और अधिनियम पारित हुआ, इसको पंजीकरण अधिनियम कहा गया। अर्थात अब प्रेस का पंजीकरण किया जाएगा, तभी आप प्रेस स्थापित कर सकते हैं और तभी समाचार पत्र या पत्रिकाएं छाप सकते हैं। इसमें जो व्यवस्थाएं की गई वो क्या किया गया? इसमें व्यवस्था के अंतर्गत समाचार पत्रों में जगह, मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम लिखा जाए, यानी जो समाचार पत्र छपे उसकी प्रत्येक प्रति में यह स्पष्ट रूप से लिखा जाए कि वो किस स्थान से छप रहा है, उसका मुद्रक कौन है और उसका प्रकाशक कौन है, ये स्पष्ट रूप से बताया जाएगा। अगली बात, पुस्तक, अगर कोई प्रेस पुस्तक प्रकाशित करती है तो वो पुस्तक प्रकाशित करने के 30 दिन के अंदर एक प्रति जो है वो सरकार के पास जमा कराएगी, ताकि सरकार उसको देखेगी कि उसमें कोई ऐसी सामग्री तो नहीं है जो आपत्तिपूर्ण हो। अगर कोई भी आपत्तिपूर्ण सामग्री पाई जाएगी तो सरकार उस पुस्तक पर रोक लगा सकती है। जैसे कि बाद में मैं बताऊं आपको कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो उर्दू में रचनाएं लिखी गई थी, उसमें एक पुस्तक थी सोजे वतन। सोजे वतन पुस्तक जब प्रकाशित होकर के आई और अंग्रेजों ने जब उसको देखा तो देखा कि प्रेमचंद जी ने कुछ ऐसी बातें उसमें लिखी हुई हैं जो कि सरकार के खिलाफ लोगों को भड़काती हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रेमचंद जी की इस पुस्तक पर रोक लगा दी गई थी। यद्यपि उन्होंने और भी 4-5 पुस्तकें लिखी थी, लेकिन जब इस पुस्तक पर रोक लगा दी गई तो प्रेमचंद जी पहले धनपत राय के नाम से लिखते थे, और जब उन रोक लगा दी गई तो फिर वो हिंदी में प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे। ये एक उदाहरण है जिससे हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से अंग्रेज जो है वो पुस्तकों की निगरानी करते थे। अगली बात है राजद्रोह अथवा भड़काऊ लेख। कोई भी लेख ऐसा है जो राजद्रोह से संबंधित है, जिसमें सरकार की नीतियों का विरोध हो रहा है, सरकार के खिलाफ बगावत की आवाज उसमें लग रही है, अथवा कोई भड़काऊ लेख लिख रहे हैं, जनता को उकसा रहा है कोई भी लेख, तो ऐसे इन पर रोक लगाई जाएगी सरकार के द्वारा। अगली बात है कि इंडियन पेनल कोड। अब जो इंडियन पेनल कोड था जिसमें प्रेस संबंधी अभिव्यक्ति पर, विचार अभिव्यक्ति के बारे में जो व्यवस्था की गई थी, वो साधारण व्यवस्था ही धारा 124 के अंतर्गत व्यवस्था की गई थी, जिसमें सामान्य रूप से था कि चेतावनी दी जाएगी, समझाया जाएगा, और उसमें बहुत ज्यादा कोई दंडात्मक व्यवस्था नहीं थी। लेकिन इंडियन पेनल कोड जो भारतीय दंड संहिता है, वह जो अंग्रेजों ने विभिन्न प्रकार की कानूनों का संग्रह करके 2 अलग अलग संहिताएं बनाई थी। एक थी आईपीसी,
और दूसरी थी सीपीसी। आईपीसी का मतलब था इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता, और सीपीसी का मतलब था क्रिमिनल पेनल कोड, ठीक है, आपराधिक दंड संहिता। तो इस धारा 124 के अंतर्गत जो सामान्य व्यवस्था थी विचार अभिव्यक्ति से संबंधित, वहां पर उसमें एक और धारा जोड़ दी गई, उसकी उपधारा जोड़ दी गई 124A, और उसमें व्यवस्था ये की गई कि अगर कोई राजद्रोह संबंधी या भड़काऊ लेख लिखता है तो उसको कारावास की सजा दी जा सकती है अथवा उस पर आर्थिक दृष्टि से जुर्माना लगाया जा सकता है। तो ये व्यवस्थाएं की गई थी पंजीकरण अधिनियम 1867 ईस्वी के अंतर्गत। और फिर इन नियमों का पालन करते हुए ही विभिन्न प्रकार के समाचार पत्र लगातार छपते जा रहे थे हिंदुस्तान के अंदर। इसके बाद जब भारत में जो गवर्नर जनरल आते थे वो अपनी वहीं से एक ऐसी नीति लेकर के आते थे कि हम हिंदुस्तान में जाकर के किस तरीके से ब्रिटिश साम्राज्य को और मजबूत बनाएंगे और उसे स्थायित्व प्रदान करेंगे और भारत से अनेक प्रकार के संसाधनों का दोहन कर ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे। ये एक प्लान लेकर के आते थे, वो एक योजना लेकर के आते थे। तो जब लॉर्ड लिटन आया 1876 ईस्वी में, लॉर्ड लिटन हिंदुस्तान आया था गवर्नर जनरल बन करके, तो वो भी अपनी एक योजना लेकर के आया था और उसने ये योजना बना रखी थी कि वो कठोर नीतियां अपना करके भारत पर शासन करेगा। भारत के क्षेत्रों पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत है वो 1858 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से और सीधे ब्रिटिश सरकार के हाथ में आ चुकी थी। तो उसका उद्देश्य ये था कि वो और अधिक विस्तार करेगा क्षेत्र का और कठोरता के साथ शासन लागू करेगा, शासन को मजबूत बनाएगा। उसी विचारधारा के अंतर्गत उसने 4 अधिनियम पारित किए थे हिंदुस्तान के अंदर। उन 4 अधिनियमों में से एक अधिनियम था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इंडियन आर्म्स एक्ट, इंडियन सिक्योरिटी एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जैसे अधिनियम उसने पारित किए थे। इस एक्ट के द्वारा जो भारत में प्रेस और प्रकाशन की व्यवस्था चल रही थी उसको नियंत्रित करने के लिए, उस पर कठोर नियंत्रण लगाने के लिए ये व्यवस्था की गई थी। इसीलिए इस एक्ट को भारतीयों ने गैंगिंग एक्ट का नाम दिया है। इसको गैंगिंग एक्ट, कैसे घेराबंदी करते हैं और घेराबंदी करके किस तरीके से बाध्य कर देते हैं अपनी बातों को मनवाने के लिए, ये नाम दिया गया था इस एक्ट को। तो आगे हम देखेंगे कि इस एक्ट के अंदर में कौन सी व्यवस्थाएं थी जिन्होंने ये भारतीय प्रेस और समाचार पत्रों की घेराबंदी की थी, उन पर रोक लगाई थी। देखिए, सबसे पहली बात, सबसे पहला कदम जो उठाया वो उसने कहा कि भारतीय प्रकाशकों से मजिस्ट्रेट बंधन पत्र पर हस्ताक्षर करवा सकेगा। अर्थात जहां से भी प्रेस छपती, प्रेस जो है वो छापती है, पुस्तक छापती हो, समाचार पत्र या पत्रिकाएं छापती हो, वहां का जो मजिस्ट्रेट होगा वो मजिस्ट्रेट प्रकाशक को बुलाकर उससे एक बॉन्ड भरवाएगा और उस बॉन्ड में वो लिख करके देगा कि वो किस किस तरीके से अपने समाचार पत्र को छापेगा या किस किस तरीके से प्रेस उसकी काम करेगी। ये अधिकार दिया गया मजिस्ट्रेट को कि अब वो जो प्रकाशन होगा वो एक बॉन्ड पेपर पर हस्ताक्षर करने के बाद होगा। अगली बात, सरकार के खिलाफ वैमनस्यता नहीं होनी चाहिए। ये लगा दिया कि भाई कोई भी समाचार आप छाप रहे हैं, कोई विचारधारा छाप रहे हैं, तो उसमें सरकार का विरोध नहीं होना चाहिए। कोई भी ऐसी बात नहीं पहुंची जनता के पास जिससे जनता में वैमनस्यता पैदा हो, ये रोक रहेगी। अगली बात, मजिस्ट्रेट का निर्णय अंतिम होगा, अर्थात कि जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसकी निगरानी मजिस्ट्रेट कर रहा है और मजिस्ट्रेट जो भी निर्णय लेगा वो मान्य होगा। प्रकाशक कुछ भी कहता रहे वो मान्य नहीं होगा और मजिस्ट्रेट के निर्णय के खिलाफ आप कोई अपील नहीं कर सकेंगे, कोई दलील नहीं दे सकेंगे, अर्थात आप बहस नहीं करेंगे, कोई तर्क आप नहीं दे सकेंगे। अर्थात मजिस्ट्रेट को इतना स्ट्रांग बना दिया प्रेस को चलवाने के लिए कि वो जो चाहे वो निर्णय ले सकता है।
अगली बात, मजिस्ट्रेट के पास एक सिक्योरिटी मनी भी जमा करानी पड़ेगी आपको, कि अगर कोई भी किसी तरीके का आगे चल करके आप ऐसा प्रकाशन करते हैं जो कि सरकार विरोधी है या जनता को भड़का रहा है, राजद्रोह से संबंधित है, तो ऐसी स्थिति में आपकी वो सिक्योरिटी राशि जब्त कर ली जाएगी और आपके प्रेस पर रोक लगा दी जाएगी। तो इस तरीके से ये जो एक्ट था, इस एक्ट ने क्या कर दिया, भारतीय प्रेस का एक तरीके से मुंह बंद करने की कोशिश की। लेकिन लॉर्ड लिटन के जाने के बाद लॉर्ड रिपन आए हिंदुस्तान, तो लॉर्ड लिटन जितना कठोर नीति लेकर के आए थे, लॉर्ड रिपन उतना ही उदारवादी नीति लेकर के आए, और उन्होंने ये सोचा कि हम भारतीयों से मिलकर के, उनसे सहयोग लेकर के प्रशासन को चलाएंगे और भारतीयों का विश्वास जीतने की कोशिश करेंगे। लिहाजा लॉर्ड रिपन ने इन जो प्रतिबंध लगाए गए थे बर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के अंतर्गत, इनमें से शिथिलता दे दी थी। तो धीरे धीरे करके ये थोड़ा शिथिल हो गए थे। अब हम देखेंगे कि इस दौरान कौन कौन से प्रमुख समाचार पत्र छपे थे। तो अमृत बाजार पत्रिका बहुत ही प्रसिद्ध समाचार पत्र था, अमृत बाजार पत्रिका छपा था। हिंदू केसरी, महाराष्ट्र से ये पेपर छपता था, केसरी मराठी में। इंद्रप्रकाश, दीनबंधु और मराठा, ये समाचार पत्र थे जो प्रमुख रूप से निकले। इसके अलावा और अनेक समाचार पत्र थे, वे भी इसी दौरान निकले थे इस एक्ट के बाद में। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि एक बहुत ही जरूरी केस हुआ था, बहुत महत्वपूर्ण केस हुआ था 1883 ईस्वी में। 1883 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा एक केस रखा गया था कोर्ट के समक्ष। एक मूर्ति थी सालिग्राम जी की, और उस सालिग्राम की मूर्ति के संबंध में ये विवाद था कि ये कितनी पुरानी है। तो ये मुकदमा पेश किया गया 2 अप्रैल 1883 ईस्वी को, और 5 जजों की बेंच थी। ये 5 जजों की बेंच जो इसको मुकदमे को सुन रही थी। जब इस मुकदमे की सुनवाई हुई तो वहां जज महोदय ने ये कहा, जो उस पीठ के जो न्यायिक खंडपीठ थी उसके जो अध्यक्ष थे न्यायाधीश महोदय, न्यायमूर्ति महोदय, उन्होंने ये कहा कि उस मूर्ति को कोर्ट में लाया जाए, वहां पर हम देखेंगे कि कितनी पुरानी है। तो वहां जब वो लाई गई तो मिस्टर नॉरिस, एक अंग्रेज जज थे नॉरिस, और नॉरिस ने हाथ में उस मूर्ति को लिया और देखा और ये कहा कि ये 100 साल से ज्यादा पुरानी नहीं होगी। तो जब उन्होंने ये कमेंट किया और यही निर्णय दिया गया, तो इस 5 जजों की बेंच में एक हिंदुस्तानी व्यक्ति भी थे जिनका नाम रोमेश चंद्र था। रोमेश चंद्र, उन रोमेश चंद्र ने असहमति व्यक्त की इस पर, लेकिन चूंकि 5 लोगों की पीठ थी, 5 न्यायाधीशों की पीठ थी, तो 4 न्यायाधीश जो है वो ये बात कह चुके थे। मिस्टर नॉरिस ने जो टिप्पणी की थी उसमें सहमत थे, और अकेले रोमेश जी जो थे वो सहमत नहीं थे, लिहाजा नॉरिस की बात मानी गई। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इसको समाचार पत्रों में छपवाया और ये कहा कि नॉरिस महोदय एक न्यायमूर्ति के साथ साथ उन्होंने एक पुरातत्ववेत्ता की भूमिका अदा की है, और उन्होंने बिना किसी तथ्य के, बिना किसी प्रामाणिक अन्वेषण के ये घोषित कर दिया कि ये मूर्ति 100 साल से पुरानी नहीं हो सकती है। जब ये समाचार पत्र छपा तो उससे भारतीय लोगों के अंदर एक अलग तरीके की विचारधारा पैदा हो गई कि अंग्रेज हमारी संस्कृति में भी दखल देने लगे हैं। तो ये केस बहुत ही प्रभावी सिद्ध हुआ, और उसके बाद जो है वो अंग्रेजों ने अपनी नीति में थोड़ा परिवर्तन करना शुरू किया था, और ये कहा था कि हम जो हिंदू धार्मिक विचार हैं या संस्कृति है उसको कम से कम हस्तक्षेप करेंगे। तो इस तरीके से
ये आगे क्रम भी चलता रहा समाचार पत्रों के छापने का। लॉर्ड रिपन के जाने के बाद फिर जब आगे जो अन्य गवर्नर जनरल आए तो उस दौरान भी समाचार पत्र लगातार छपते रहे। 1893 ईस्वी में फिर ब्रिटिश सरकार ने एक एक्ट पारित किया था भारत के लिए, इंडियन काउंसिल एक्ट पारित किया था। उसमें व्यवस्था की गई थी, जो भी कानूनी व्यवस्था की गई थी, उस व्यवस्था के प्रचार और प्रसार के लिए भी समाचार पत्रों ने कार्य किया। और इस तरीके से 1900 ईस्वी तक लगातार इस तरीके से समाचार पत्र छपते रहे कि सरकार की विभिन्न नीतियों का, चाहे वो अच्छी नीतियां हो भारतीयों के लिए, चाहे वो भारतीयों को कष्ट देने वाली हो, वो समाचार पत्रों के माध्यम से लगातार लोगों तक पहुंचती रही। तो इस तरीके से इस जानकारी में मैंने आपको बताया है दूसरे चरण में कि 1799 ईस्वी से लेकर के और 1899 ईस्वी तक किस तरीके से भारत के अंदर प्रेस और समाचार पत्रों का विकास हुआ, कैसे समय समय पर एक्ट पारित किए गए और उन एक्ट्स को कैसे लागू किया गया और उनके प्रति क्या प्रतिक्रिया हुई, और फिर किस तरीके से निरंतर आगे समाचार पत्र छपते रहे, प्रेस की भूमिका होती है। तो इस तरीके से ये जानकारी मैंने आप तक पहुंचाई है। उम्मीद करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, ताकि दूसरे लोगों को भी जानकारी मिल सके। और निरंतर अध्ययन करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। गुड लक, थैंक यू वेरी मच।